लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इस टॉपिक को इस वीडियो में हमें कंसेप्चुअली डिस्कस करना है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम इस लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्या है स्टेटमेंट? फॉर एनी सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर कोई गैस आप कंसिडर कर रहे हैं, उस गैस को हम अगर सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, अगर उस गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है, मींस इट इज इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम, total energy of that gas is equally distributed among its various degree of freedom। जो भी टोटल एनर्जी है उसका, ओके, इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एसोसिएटेड विथ एनर्जी 1/2 kT। सो टोटल एनर्जी ऑफ द गैस, सबसे पहले हम वो क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर एक बार इस स्टेटमेंट को हम डबल से देखेंगे। सो मान के चलिए एक कंटेनर यहां पे हम कंसिडर करेंगे। इस कंटेनर में हम आइडियल गैस इंट्रोड्यूस किया है। ओके, जो भी आइडियल गैस इंट्रोड्यूस हमने किया है, मान के चलिए कि उस गैस के जो भी मॉलिक्यूल्स है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज n, and imagine that small m be the mass of each molecule। ओके, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? n है। हर एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? m है। अब यहां पे इतना तो हमने अज्यूम कर लिया। अब यहां पे जो भी गैस की टोटल एनर्जी की बात हो रही है, अब कौन सा एनर्जी होगा इस गैस का, वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो गैस का कौन सा एनर्जी मिलके टोटल एनर्जी बनता है? यानी टोटल एनर्जी मींस इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। जो भी इंटरनल एनर्जी है उस गैस का, उसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये यू कौन से एनर्जी से बना होता है? अब जैसे कि हमने आइडियल गैस के बारे में डिस्कस किया था कि आइडियल गैस में जो भी मॉलिक्यूल्स है, दे आर इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूस रैंडम मोशन। वो हमेशा मूव होते रहेंगे। हर एक मॉलिक्यूल को मास है और हर एक मॉलिक्यूल मोशन में है, तो डेफिनेटली हर एक मॉलिक्यूल हैविंग ईच मॉलिक्यूल हैविंग काइनेटिक एनर्जी। ओके, हर एक मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी है। तो ये जो भी इंटरनल एनर्जी है, दिस इज मेड अप ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी है। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट? ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लस। अब देखिए, जब हमने आइडियल गैस को अज्यूम किया था, उस वक्त क्या दो मॉलिक्यूल के बीच में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थे क्या? द आंसर इज दैट नॉट। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है तो वहां पे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगा। और साथ ही साथ इन मॉलिक्यूल्स को हमने ऐसा अज्यूम किया था कि उनका जो भी मास होता है, इट इज वेरी वेरी लाइट। सो देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स उनके ऊपर निग्लिजिबली एक्ट होगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स निग्लिजिबली एक्ट हो रहा है, मींस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी वहां पे नहीं रहेगा। ओके, सो यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे एक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए उसका भी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो भी टोटल एनर्जी ऑफ द गैस है, इट इज ओनली ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो भी काइनेटिक एनर्जी है, okay, this kinetic energy, it is due to translation motion. This kinetic energy, it may be due to rotational motion। जो भी काइनेटिक एनर्जी है, अगर सिंगल मीन्स मोनो एटमिक गैस है, तो वहां पे रोटेशन का सवाल ही नहीं होता। वहां पे सिर्फ कौन सा मोशन होगा? ट्रांसलेशन मोशन। तो हर मॉलिक्यूल के साथ जो भी एनर्जी एसोसिएट होगा, इट्स नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब हम बात करते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, तो वहां पे अलॉन्ग विद ट्रांसलेशन मोशन उन मॉलिक्यूल्स का रोटेशन भी होता है। अगर मॉलिक्यूल्स का रोटेशन हो रहा है तो डेफिनेटली वहां पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रहेगा। ओके, सो जो भी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की है, इट मे बी ड्यू टू द ट्रांसलेशन मोशन, इट मे बी ड्यू टू द रोटेशनल मोशन। वो ट्रांसलेशन की वजह से भी रहेगा और रोटेशनल मोशन की भी रहेगा, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का गैस आप कंसिडर कर रहे हो।
whether it is diatomic, whether it is monoatomic, whether it is polyatomic, okay, like that one. अगर हम सिर्फ मोनोएटमिक गैस कंसिडर करते हैं तो जो भी काइनेटिक एनर्जी रहेगा इट इज प्योरली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वहां पे रोटेशनल नहीं होगा। लेकिन हम डाई टाई मॉलिक्यूल जब कंसिडर करते हैं, एटॉमिक मॉलिक्यूल जब कंसिडर करते हैं, उस वक्त काइनेटिक एनर्जी जो भी होगा ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन की वजह से यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी भले ही निग्लेक्ट किया है, लेकिन एट अ हायर टेम्परेचर जो भी मॉलिक्यूल्स है, जस्ट लाइक अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, दैट मॉलिक्यूल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। वो मॉलिक्यूल क्या करता है, वहां पे वाइब्रेट करता है, और ड्यू टू दैट वाइब्रेशन मोशन, ओके, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो रहे, सॉरी, उस मॉलिक्यूल्स के एटम्स वाइब्रेट हो रहे। अगर एटम वाइब्रेट हो रहे तो उन एटम्स को काइनेटिक एनर्जी रहेगा और साथ ही साथ वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा। ओके, अगर एट अ हायर टेम्परेचर हम बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन। ओके, ड्यू टू द वाइब्रेशनल मोशन। मुझे सिर्फ इतना बताना है आप लोगों को, पूरा गैस अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, उस गैस का जो भी इंटरनल एनर्जी होता है it is due to translation motion, kinetic energy due to translation motion, kinetic energy due to rotational motion. okay, basically ये दो ही एनर्जी होते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है और वहां पे मॉलिक्यूल्स जो भी एटम्स है उनका वाइब्रेशन अगर होता है तो उस वक्त ये फैक्टर यहाँ पे ऐड होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी at low temperature, it is made up of only kinetic energy of the molecules, that kinetic energy due to the translation, that kinetic energy due to the rotational motion. ये था internal energy of that gas के बारे में। स्पेशली हम यहाँ पे आइडियल गैस कंसिडर कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं, हमने इस कंटेनर में जो भी मॉलिक्यूल्स कंसिडर किए हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंसिडर किए, n, हर एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, m है। ओके, तो यहां पे मान के चलिए कि हर एक मॉलिक्यूल का जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज अ f। टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ होल गैस, पूरे गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बनेगा बेटा, सो इट इज इक्वल टू n इंटू f। f is a degree of freedom of each molecule. Inside this container there are n number of molecules are there, therefore total degree of freedom of that gas is equals to n into f। okay, ये इतना आ रहा है। अगर इस केस में हम 1 मोल ऑफ गैस कंसिडर करते हैं, मान के चलिए कि 1 मोल ऑफ गैस हमने कंसिडर किया, अगर हम 1 मोल ऑफ गैस कंसिडर करते हैं तो ये जो भी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, it become a n suffix a, that is the Avogadro's number। okay, so यहाँ पे n suffix a into f ये वैल्यू आएगा for 1 mole of gas। so these are the total number of degree of freedom of whole gas। पूरे गैस के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब इस इक्वेशन पे आते हैं, और सॉरी इस स्टेटमेंट पे आते हैं। क्या कहता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, देखिए, फॉर एनी सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम टोटल एनर्जी, यानी ये वाला, दैट इज अ U, टोटल एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम। वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, एंड ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एसोसिएटेड विद द एनर्जी 1/2 kT। यानी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के बिहाइंड कितना एनर्जी एसोसिएटेड है, द आंसर इज दैट 1/2 kT। और इस गैस में जो भी मॉलिक्यूल्स हमने कंसिडर किए, उनका पूरा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बन रहा है, n suffix a, that is the Avogadro's number into f, where f is a degree of freedom of each molecule। okay, तो यहाँ पे कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से पूरे गैस के, तो n सब a suffix f, n suffix a into f, इतने नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और among each degree of freedom कितना एनर्जी एसोसिएट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, 1/2 kT। सो 1/2 kT। ओके, सो इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से यहाँ पे लिखते हैं, सो F/2 दैट इज अ टोटल एनर्जी,
F by 2 into F by 2 into N suffix A into KT. What is N suffix A? It's a Avogadro's number. What is K? It's a Boltzmann's constant. इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है? It's a R. So therefore this is equals to F by 2 RT, where F is a degree of freedom, R is a real gas constant, T is a absolute temperature in Kelvin. ये हो गया टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अकॉर्डिंग टू दिस लॉ. ओके, अब यहाँ पे हम कुछ स्टेटमेंट्स हमारे लिए अज्यूम कर लेते हैं. द एनर्जी एसोसिएटेड विथ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के साथ कितना एनर्जी एसोसिएट होगा. द आंसर इज दैट एफ, दैट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, इनटू ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना एनर्जी एसोसिएटेड है 1/2 kT. सो देयरफॉर F by 2 kT इतना एनर्जी एसोसिएट होगा विथ ईच मॉलिक्यूल. हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितना होना चाहिए? F by 2 kT. एक मोल ऑफ गैस अगर हम कंसिडर करते हैं, द एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ गैस, ये हमने जस्ट फाइंड आउट किया है, इट इज इक्वल टू F by 2 इंटू RT. सो ये दो आपको याद रखने हैं. अब गैस अगर आपका मोनोएटमिक है, तो मोनोएटमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितना होगा? F की वैल्यू 3. अगर डायटोमिक है तो F की वैल्यू 5 विदाउट वाइब्रेशन. ओके, और ट्राइएटमिक या पॉलीएटमिक है तो F की वैल्यू ये 6 हो सकता है या 5 हो सकता है. वो पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल कैसा है, वेदर इट इज अ लीनियर और नॉन लीनियर. तो हर गैस के लिए अभी हम फाइंड आउट करेंगे. तो इस लॉ को अच्छी तरह से समझो कि जो भी एनर्जी है उस मॉलिक्यूल की, इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सभी तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है along its various degree of freedom. Each degree of freedom is associated with the energy 1/2 kT. ओके, उसी के बेसिस पे हमने ये फाइंड आउट किया. दीज आर द जनरल इक्वेशंस. अब हम डिफरेंट गैस के लिए देखेंगे. सबसे पहले यहाँ पे हम मोनो एटमिक गैस कंसिडर करते हैं. फॉर मोनो एटमिक गैस जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3. डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3 होता है. वहां पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन हो सकता है उस मॉलिक्यूल का, मोनोएटमिक मॉलिक्यूल का. ओके, वहां पे रोटेशन नहीं होगा, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा उसका? 3. हमने इसको ऑलरेडी कैलकुलेट किया था लास्ट लेक्चर में. अब यहाँ पे अगर हम एनर्जी एसोसिएटेड विथ वन मॉलिक्यूल अगर कंसिडर करते हैं, तो जनरल फॉर्मूला क्या था? F by 2 kT. तो यहाँ पे F की वैल्यू कितना आएगा? 3. सो 3/2 kT, where K is a Boltzmann's constant. So energy associated with one molecule for monoatomic gas is equals to 3/2 kT. Energy associated with 1 mole of gas, 1 mole अगर कंसिडर करते हैं, so this is equals to 3/2 R into T. Okay, अब एक नया टर्म हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे. दिस टर्म इज अ CV. It's a molar heat capacity at constant volume. And again we introduce new term, that is a CP. It's a molar heat capacity at constant pressure. Okay, अब यहाँ पे CV की वैल्यू कितना होना चाहिए? तो CV is equals to 1/n du by dt. यहाँ पे CV is equals to, that is a molar heat capacity at constant volume, is equals to 1/n du by dt. So what is n? Number of moles of gas. Number of moles of gas. U is a internal energy of that gas, जो कि हमने already find out किया था. T is a temperature. So du by dt into 1/n. This is a molar heat capacity at constant volume. Okay. अब for 1 mole of gas, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? n की वैल्यू हो जाएगा 1. सो देयरफॉर CV इज इक्वल्स टू du बाय dt. अब u की वैल्यू कितना है पूरे गैस का? ओके, एनर्जी कितना है? इंटरनल एनर्जी 3/2 RT. सो देयरफॉर ddt ऑफ u की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 3/2
आर टी। ओके, सो यहां पे क्या आएगा निकल के, सो व्हेन विद इसको डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो 3/2 आर। सो सीवी की वैल्यू हो गया, सीवी की वैल्यू हो गया 3/2 आर बाय यूजिंग मेयर्स रिलेशन। व्हाट इज द मेयर्स रिलेशन? we know that cp minus cv is equals to r. This is the Mayer's relation. Molar specific molar heat capacity at constant pressure minus molar heat capacity at constant volume is equals to real gas constant. तो अब इस इक्वेशन को थोड़ा हम यहां पे चेंज कर लेते हैं। Cp इज इक्वल्स टू, रीअरेंज कर लेते हैं, Cv प्लस R। अब Cv की वैल्यू कितना है? Cv की वैल्यू 3/2R, तो 3/2R प्लस R कितना हो जाएगा ये? इट्स 5/2R। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Cp। तो Cp की वैल्यू हमें मिल चुका है यहाँ पे 5/2R और Cv की वैल्यू मिल चुका है यहाँ पे 3/2R। अब हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो रेशियो जो भी होगा दैट्स अ गामा, इट्स इक्वल्स टू Cp अपॉन Cv। ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाता है, या जब भी मोनो एटॉमिक गैस होगा तो गामा की वैल्यू को फाइंड आउट मिस याद होना चाहिए। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो Cp की वैल्यू कितना है? Cp की वैल्यू है 5/2R और Cv की वैल्यू कितना है? 3/2R। ओके, सो R गेट कैंसर, 2 गेट कैंसर, 5/3 और 5/3 की वैल्यू कितना होता है? इट्स 1.666 करें तो 1.67 हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे गामा की वैल्यू आ चुका है 1.67। ओके, सो यहाँ पे 2-3 चीजें आपको नोट डाउन करना है और हमेशा के लिए याद रखना है। अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो 1 मोल ऑफ गैस के लिए जो भी टोटल एनर्जी होगा, या टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 3/2। ओके, सो टोटल एनर्जी कितना होता है? 3/2 RT। ये एक आपको हमेशा याद रखना है। एक मोल के लिए, एक मोल ऑफ गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो भी टोटल एनर्जी होगा इट इज ऑलवेज 3/2 इंटू RT। अगर Cv की बात करते हैं फॉर मोनो एटॉमिक गैस, Cv इज इक्वल्स टू 3/2R, Cp इज इक्वल्स टू 5/2R और गामा इज इक्वल्स टू 1.67। तो ये सभी टर्म्स या सभी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे MCQs आते हैं। तो ये था सभी वैल्यूज रिलेटेड विद द मोनो एटॉमिक गैस। अब हम डाई एटॉमिक गैस के बारे में डिस्कस करते हैं। जो भी डाई एटॉमिक गैस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो भी मॉलिक्यूल्स है यानी कंस्टिट्यूट एटम्स है उस मॉलिक्यूल्स के, दे आर नॉट वाइब्रेटिंग। तो वाइब्रेशन के रिलेटेड जो भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएंगे वो यहाँ पे हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। जनरली एट लो टेम्परेचर डाई एटॉमिक गैस जो भी है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू 5 इतना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। तो अगर 5 इतने वैल्यू है डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो इसी के बेसिस पे हम एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल कितना होना चाहिए? तो एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल इज इक्वल्स टू 5/2 RT। एनर्जी एसोसिएटेड 1 मॉलिक्यूल है 5/2 KT होगा यहाँ पे KT। अगर 1 मोल हम कंसिडर करते हैं तो दिस इज इक्वल्स टू 5/2 RT। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ U। ये इंटरनल एनर्जी U होगा 1 मोल ऑफ गैस का, 1 मोल गैस के लिए। अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं तो यहाँ पे n मल्टीप्लाई होगा, वेयर n इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो 5/2 RT, दिस इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। अब Cv, तो Cv की वैल्यू कितना होना चाहिए? सो Cv इज इक्वल्स टू du/dt। U की वैल्यू कितना है सर? U की वैल्यू है 5/2 RT। सो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे सो इट बिकम 5/2 R। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ Cv। इसी तरह
बाय यूजिंग मेयर्स रिलेशन Cp की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं तो Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R। Cv की वैल्यू कितना है 5/2R प्लस R, सो दिस इज इक्वल टू 7/2R। ये हो गया सर आपका Cp की वैल्यू। Cv की वैल्यू इतना, Cp की वैल्यू इतना। अगर हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो रेशियो इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू 7/2R upon 5/2R. So this is equals to 7 upon 5 is equals to 1.4. So for diatomic gas, एक मोल के लिए जो भी इंटरनल एनर्जी होगा, इंटरनल एनर्जी दिस इज इक्वल्स टू 5/2RT होगा। ये आपको याद रखना है। CV मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी वैल्यू होगा 5/2R। Cp मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसकी वैल्यू कितना बनना चाहिए सर? इट्स 7/2R। और गामा की वैल्यू कितना बनना चाहिए सर? इट्स 1.4। ओके 1.4। तो ये वैल्यूज आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर हम पॉलीएटॉमिक लेते हैं, पॉलीएटॉमिक गैस नॉन लीनियर, F की वैल्यू कितना होता है सर इसके लिए? F की वैल्यू होता है इसके लिए 6। नॉन लीनियर अगर है तो, अगर लीनियर है तो 5 हो जाएगा, और जो डायटोमिक के लिए था वही रहेगा। पॉलीएटॉमिक गैस नॉन लीनियर, F की वैल्यू 6। देन एनर्जी एसोसिएटेड विथ वन मॉलिक्यूल फॉर पॉलीएटॉमिक गैस, इट मे बी टेट्राएटॉमिक, इट मे बी द ट्राइएटॉमिक, कितना भी हो F की वैल्यू हम 6 लेंगे। लेकिन इसमें भी हम वाइब्रेशंस ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंट एटम्स ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स हम कंसिडर नहीं कर रहे, सिर्फ यहाँ पे रोटेशनल और ट्रांसलेशन मोशन ही कंसिडर करें, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिनकी वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा 6। देयरफॉर एनर्जी एसोसिएटेड विद वन मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 6/2 kT, 6/2 kT which is equals to 3 kT। उसी तरह अगर एक मोल गैस इतना कंसिडर करते हैं, कौन सा गैस कंसिडर करें? पॉलीएटॉमिक गैस, तो उसका जो भी एनर्जी बनेगा इट्स इक्वल्स टू 6/2 RT विच इज इक्वल्स टू 3 RT। सो ये हो गया सर आपका एनर्जी, दैट इज अ U फॉर 1 मोल ऑफ गैस। ओके, अब हम Cp या Cv फाइंड आउट कर लेते हैं। तो Cv की वैल्यू कितना होगा? तो Cv इज इक्वल्स टू du/dt। U की वैल्यू कितना है इस केस में? 3RT है। ओके, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इट बिकम 3R। Cp की वैल्यू कितना आएगा? Cv प्लस R विच इज इक्वल्स टू 3R प्लस R विच इज इक्वल्स टू 4R। गामा कितना बनेगा सर यहाँ पे? तो Cp अपॉन Cv इज इक्वल्स टू 4R अपॉन 3R। So this is equals to 4/3 which is equals to 1.33 रिकरिंग आना चाहिए। ओके 1.33 इतना आता है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना है, अगर ट्राइएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है, नॉन लीनियर गैस, तो उस केस में Cv की वैल्यू इतना आएगा, Cp की वैल्यू इतना आएगा, और गामा की वैल्यू इतना आएगा, और टोटल एनर्जी जो भी होता है इट्स 3RT। ये था पॉलीएटॉमिक गैस नॉन लीनियर। अब ये जो भी है लास्ट वाला लीनियर, ये तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था डायटोमिक के लिए, क्योंकि उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था? 5 था। इस केस में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो भी वैल्यू आएगा इट्स 5। अगर 5 आ रहा है तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना बनेगा सर? टोटल एनर्जी बनेगा 5/2 टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इट इज 5/2 RT। Cv की वैल्यू कितना बनेगा? 5/2R। Cp की वैल्यू कितना बनेगा? 7/2R। गामा की वैल्यू कितना बनेगा सर? 1.4। तो ये था डिस्कशन अबाउट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, और साथ ही साथ हमने Cp, Cv और गामा की वैल्यूज भी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस हमने फाइंड आउट कर लिया है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।